नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल, ट्रंप टैरिफ से नहीं डरा बाजार, क्या अब यहां से चलेगा बाजार? सवाल नंबर 2, आज बाजार ने जिस तरीके से रेजिलियंस दिखाया है और जो निचले स्तर से रिकवरी आई है, इसके मायने क्या है? एफआईज की बिकवाली कब रुकेगी? इन तमाम पहलुओं के जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रंप टैरिफ को भारतीय शेयर बाजार ने दिखाया ठेंगा। जी हां, जिस तरीके से शानदार रिकवरी बाजार में देखने को मिल रही है, इंट्राडे लो से 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 24,900 का लेवल भी पार किया है निफ्टी ने। शानदार रिकवरी, कल की क्लोजिंग 24,855 से ऊपर ट्रेड करता हुआ इस समय बाजार 24,642 का लो लगाने के बाद निफ्टी का जोरदार बाउंस बैक, 41 अंकों की मजबूती इस समय 24,906 का हाई लगाया है, 24,896 पे ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स ने 750 अंकों की रिकवरी दिखाई है। सेंसेक्स 81,650 के पार हरे निशान में ट्रेड करते हुए। शानदार रिकवरी, HUL, जियो फाइनेंस, केन्स टेक्नोलॉजी, HEG, फैसिलिटी इंडिया, ये टॉप गेनर है। इन पर होगी डिटेल में बातचीत। इसके अलावा दबाव कहां पर है? सोनाटा सॉफ्टवेयर, वेल्सपन लिविंग, आरती इंडस्ट्रीज, अपार इंडस्ट्रीज, ये वो शेयर हैं जो कि दबाव दिखा रहे हैं। अभी NSE पर 1632 शेयर ऐसे हैं जो कि दबाव में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1100 से ज़्यादा शेयर हरे निशान में, और ये शानदार रिकवरी भारतीय बाजार में देखने को मिल रही। जो दर्शक हमारे 10 बजे में हमारे साथ जुड़े होंगे, वहाँ पर हमने इस बात का इंडिकेशन दिया था कि बाजार में रिकवरी, बाजार में तेज़ी आ सकती है सेकेंड हाफ में, और वही आती हुई देखिए क्या शानदार रिकवरी, नए उच्चतम स्तर बनते हुए 24,900 का लेवल क्रॉस किया है निफ्टी ने। नेक्स्ट लेवल क्या होगा और अब बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए, इसी पर बातचीत करते हैं। और ये देखिए, बैंक निफ्टी में भी शानदार रिकवरी, यहाँ पर भी 0.25% की बढ़त, 56,300, जी हाँ 56,300 का लेवल अब देखने को मिल रहा है। शानदार रिकवरी बाजार में, और रूबरू कराते हैं आज के विशेष मेहमान प्रदीप हल्दर जी को आपके साथ। प्रदीप सर, जो सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या शानदार बाउंस बैक मारा है बाजार ने, और जैसा अभी हम ग्राफिक्स में दिखा रहे, एक तरीके से वाकई में ठेंगा दिखा दिया। जिस तरीके से सुबह एक डर, पैनिक का माहौल था, पता नहीं अब कितने दिन तक बाजार पैनिक में रहेगा। क्या वजह मान रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आज की इस रिकवरी को आप? सर अगेन इंडियन जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, रिटेलर है, उन लोगों ने प्रूफ कर ही दिया कि अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप को लोग अभी साइड में रख रहे, उनको लोग सीरियस में नहीं ले रहे। हाँ, शुरू में जितना क्या होता है, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हूँ कि मार्केट को जो चीज पता नहीं है, मार्केट उसी के ऊपर रिएक्ट करता है, लेकिन जो चीज पता होता है, मार्केट हमेशा उसको साइड कर देता है। देखिए जिस तरीके से आज सुबह का भी एक डिप था 24,650, अभी ऑलमोस्ट 24,900 के आसपास ट्रेड हो रहा है। बहुत ही शानदार रिकवरी। इनफैक्ट ये जो तेजी है, मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यू होना चाहिए। फिलहाल एक्सपायरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस हफ्ते का जो क्लोजिंग होगा, कल फ्राइडे वाला जो क्लोजिंग होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगेन मार्केट 24,450, 24,500 उसके नीचे नहीं गया, और उसके ऊपर और एक सपोर्ट है 24,600। सो कहीं ना कहीं जो लेवल है थोड़ा ऊपर और आ चुका है, और जो मोमेंटम है ये मुझे लगता है कि कंटिन्यू होना चाहिए। इसीलिए मैं सुबह सुबह बोल रहा था सर, जो भी स्टॉक्स में स्टॉप लॉस आ रहा है, थोड़ा एक बार वेट करके जाइए आप, क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है मार्केट में सेलिंग का कोई। अभी देखिए, जो भी स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे था, अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर भी आया है। सो मुझे लगता है कि सर एक बार क्लोजिंग के लिए हमें वेट करना चाहिए, लेकिन रिकवरी जो आया है, शानदार रिकवरी आया है। और फिर भी इंडियन इन्वेस्टर्स ने प्रूव कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अभी तो मार्केट में कुछ भी सेंटीमेंट नहीं बिक रहा है। फिलहाल ओपनिंग थोड़ा अच्छा नहीं था, लेकिन आई थिंक क्लोजिंग बहुत ही शानदार होने वाला है। बैंक निफ्टी देखिए अभी 56,000 के ऊपर, 56,000 डे हाई पे, 56,300 के ऊपर अभी चल रहा है। अभी इमीडिएट लेवल पे डे हाई पे है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जिस तरीके से रैली हो रहा है, बैंक निफ्टी एक बार आपको 56,500 आज तक या तो कल तक देखने को मिल सकता है। तो ये रैली अगर कंटिन्यू होता है, सो नो डाउट और भी ज्यादा तेजी पॉसिबल है। और ये सर मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो रिटेलर है, उनका ये इफेक्ट है। आप देखेंगे लास्ट एक महीने में, मैं पढ़ रहा था अभी आधा घंटा पहले ही, ऑलमोस्ट 45,000 करोड़ के आसपास एफआईआई वालों ने सेल किया, और उनके अगेंस्ट पे डीआईआई वालों ने बाई किया ऑलमोस्ट 53,000 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे 2014-2015 का मार्केट, उस टाइम पे एफआईआई वालों ने अगर सेलिंग स्टार्ट करते थे, उस टाइम पे मार्केट चलता नहीं था, मार्केट परफॉर्मेंस नहीं होते थे। लेकिन आज का जमाना अभी बदल चुका है, आज का सीन ऐसा नहीं है। मतलब कुछ भी करके ज्यादा वो डर आप मार्केट को दिखा नहीं सकते, ज्यादा डरा नहीं सकते हो आप। सो ये है डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका ही हाथ है इनके पीछे। फिलहाल अभी एक बार हम वेट करेंगे कि किस तरीके क्लोजिंग आता है।
अगेन फिर भी जो सपोर्ट था बहुत स्ट्रांग बाउंस बैक किया है और ये बहुत ही पॉजिटिव मैं देख रहा हूँ। बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं यहाँ पर, और बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं हमारे दर्शक। बहुत सारे सवाल आपके लिए जो है, सुबह भी काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे थे। अब थोड़ी सी उनको जो है ढांढस बताते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के प्रश्नों के उत्तर को हम देने की। गौरव त्यागी जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं विपुल सर नमस्ते, अशोक लेलैंड में एंट्री लेवल बता दीजिए। गौरव त्यागी जी हैं, सोनीपत से हैं हमारे ये दर्शक। और अभी जो है अगर हम देखें अशोक लेलैंड पे जो भाव देखने को मिल रहा है 121 के आसपास, आधे % की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या ये लेवल सही है? बीते एक महीने में करीब 3-3.5% का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिला है, या और नीचे जाकर के एंट्री लेना चाहिए? अभी तक एंट्री इन्होंने ली नहीं है, नज़रिया हमें पता नहीं कितने दिन का है। तो गौरव जी के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए सर, अभी 121 के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि एक बार ये जो अभी चल रहा है, सॉरी अशोक लेलैंड आपने बताया राइट? अशोक लेलैंड जी बिल्कुल। 121 के आसपास चल रहा है। एक टॉप बना था रिसेंटली 127 128 के आसपास। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत आप डिप के लिए बने रह सकते हो। आप 117 118 के आसपास आपको मिल सकता है। बाकी सर पोजीशन अच्छा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंट जोन से भी आप बाय करके जा सकते हो। 108 होना चाहिए स्टॉप लॉस, अगर आप 120 121 के आसपास आप बाय करके जा रहे हो तो। लेकिन मेक श्योर स्टॉक जो है थोड़ा धीरे स्लो मोमेंटम करता है, तो आपका 7 से 8 महीने का एक व्यू होना चाहिए इस काउंटर में। 7 से 8 महीने का नज़रिया होना चाहिए, थोड़ा स्लो चलता है, ये ध्यान रखिएगा आप यहाँ पर त्यागी जी। करीम साहब का सवाल ले लेते हैं। करीम साहब ने ले रखे हैं टाटा कंज्यूमर 1076 पर 50 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं। और अभी टाटा कंज्यूमर का जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 1075, और इसमें भी इंट्राडे लेवल पे रिकवरी तो आती हुई दिखाई दी है। सर जो इनकी खरीद का भाव है उसी के भाव के आसपास चल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करना चाहिए? देखिए टाटा कंज्यूमर में मैं पॉजिटिव हूं और मुझे लगता है कि सर जो एक डीप आना था वो आ चुका है। अभी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकता है जिस तरीके से बाउंस बैक किया है। और आज का भी डे लो देखेंगे 1054 के आसपास है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होंगे और बहुत जल्दी आपको 1100 के ऊपर जाने वाला है। मेरा मीडियम टर्म के लिए टारगेट होगा ऑलमोस्ट 1250 से 1300 के आसपास। जिनके पास है बने रहने का सलाह होगा। विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1015 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इस काउंटर पे। ठीक। इस बीच वर्षा, आज मतलब कारण क्या है? फोर्स मोटर पे इतने सवाल कैसे आ रहे हैं? कह रहे हैं कि बाई करना है। प्रदीप जी नमस्कार। वर्षा जी कह रही हैं नमस्कार आपको भी, प्रदीप जी की तरफ से, मेरी तरफ से भी स्वीकार कर लीजिए नमस्कार। और फोर्स मोटर बाई करना है, क्या ये बाई के कैंडिडेट है अभी सर? सुबह भी फोर्स सवाल आ रहे थे, कुछ लोगों ने ख़रीदा हुआ है 18,000 प्लस पे। अभी जो है सवाल आ रहे हैं बाई करना है, 2.5% की गिरावट है। क्या ये गिरावट खरीदारी का मौका है या अभी अवॉइड करना चाहिए? देखिए सर मुझे लगता है कि फोर्स मोटो जैसे स्टॉक्स को आपको बाय करके वेट करना चाहिए। आप देखेंगे 2022 से अभी तक रिसेंटली ऑलमोस्ट 2000% रिटर्न सॉरी 2000% जो है रिटर्न जनरेट कर दिया है। ठीक है, उस टाइम पे ट्रेड हो रहा था ऑलमोस्ट 1100 के आसपास, तो 1100 से 20,000 का टॉप लगा दिया। अब अभी अगर आप पूछेंगे कि 18,000 पे बाय करके 17,000 हुआ है तो हम क्या करें, सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है। कोई भी स्टॉक्स रैली होता है रिजल्ट से, सेल्स से, फंडामेंटल से। सो इसमें अभी भी रैली पॉसिबल है और जिस तरीके से ग्रो हो रहा है मुझे लगता है कि इफ यू वांट टू बाय फ्रेश बाय अगर आप करना चाहते हो, सो अगेन एक बार इसमें तो हमने भी कॉल दिया था और वो कॉल आप ही के शो में था। उसके बाद ये 20,000 के आसपास जो है हमारा ऑल टारगेट अचीव होके फिर से नीचे आया। सो जिस तरीके से अभी 17,200 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर और थोड़ा ज्यादा इसमें आ सकता है। सेलिंग प्रेशर मैक्सिमम 16,500 16,600 तक आ सकता है। वहाँ पे बाय करने का ही सलाह होगा और जिनके पास ऑलरेडी है आप वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको एटलीस्ट 6 से 8 महीने का व्यू आप रखते हो तो मिनिमम ये स्टॉक आपको 22,000 23,000 तो मिनिमम पॉसिबल है। और एक चीज क्लियर रखिए, 2023 से अभी तक ये स्टॉक 2000% रिटर्न दे चुका है। तो जो स्टॉक 2000% रिटर्न दे रहा है उसके बाद कंसल्टेशन के बाद फिर भी परफॉर्म कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उसके अंदर दम है। ठीक। हमारे मिंटू शील जी हैं सर, नियमित दर्शक हैं, कह रहे हैं नमस्कार प्रदीप दा एंड माय फेवरेट विपुल दा, कैसे हैं आप दोनों? हम लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, आपके सामने शो कर रहे हैं सर। और इनका सवाल थोड़ा ऐसा है कि 4-5 शेयर इन्होंने लिखे हुए हैं सर, गेल, कैनरा बैंक, पीएनबी, आईडीएफसी फर्स्ट। इनमें से 2 शेयर बोलिए जिसमें एंट्री ले सकें, और एंट्री का लेवल क्या हो सकता है सर? ये बात बताइए, इनमें से कोई एंट्री लेवल लायक है? क्योंकि 3 तो इन्होंने बैंक रखे हैं,
और बैंकों के साथ थोड़ी सी अभी दबाव प्रेशर देखने को मिल रहा है। गेल में भी हमने देखा रिजल्ट में के बाद थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला। तो क्या इनमें एंट्री लेनी भी चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए? क्या इनमें से जो इन्होंने चुनाव किया है उसे कितना देख रहे हैं आप, और 2 शेयर चाहते हैं इनमें से चुनना? ओके, देखिए कनाडा बैंक और गेल में मुझे लगता है कि कनाडा बैंक के साथ मैं जाना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि गेल में मोमेंटम ज़्यादा आता नहीं है। कनाडा बैंक आप देखेंगे इनका फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है और अभी 108 के आसपास ट्रेड हो रहा है। सो मुझे लगता है कि अभी तो पीएसयू बैंक रैली हुआ नहीं, जैसे ही पीएसयू थोड़ा बहुत रैली होंगे तो मुझे लगता है कि ये बैंक आपको बहुत जल्दी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज है, लेकिन दोनों काउंटर में मोमेंटम नहीं है। सो अगर आप बाई करेंगे 6-8 महीना 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तो उसका अगर पेशेंस है आपके पास तो आप बाई करके जाइए। अभी कैनरा बैंक जितने भी पीएसयू है रैली नहीं हुआ, सो आप बाई करके जा सकते हो। ऐसा तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और करेंट जोन से जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी है, ज्यादा सेलिंग प्रेशर मुझे लगता है कि यहाँ पे नहीं आएगा। तो आप करेंट जोन से बाहर बाई करके जाइए। मुझे लगता है कि यहाँ पे टारगेट होगा 124 125 के आसपास, और 125 के आसपास मल्टीपल रेसिस्टेंस है। लास्ट टाइम भी 125 26 के ऊपर जो है सस्टेन नहीं किया था, तो 125 के ऊपर क्लोजिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेश रैली 125 के ऊपर आने वाला है, उसके बाद आप 150 तक जाते हुए दिखेंगे। तो पहला अगर आप करंट जोन से बाय करके जाते हो, सीधा सीधा 96.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट 125 तक रहेगा। 125 के आसपास आप देखेंगे, और 2 हफ्ता 1 हफ्ता आपको टाइम थोड़ा लगेगा उसमें। 125 के ऊपर क्लोजिंग पे 150 का सीधा सीधा टारगेट। लेकिन बैंकिंग स्टॉक में अगर गेल में आप ऐसे काउंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ध्यान रखिए 1.5-2 साल का प्लान है। 2 4 6 महीने में इमीडिएटली कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो ये नज़रिया थोड़ा आपको बढ़ाना पड़ेगा सर, अगर आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं तो। चलिए अब लाइफ स्टूडियो जी का सवाल ले लेते हैं, वरना भाई साहब पहले भी इन्होंने लिखा था, फिर से लिख रहे हैं कि आज अगर आपने प्रदीप सर से मेरा सवाल नहीं लिया तो आपको पाप पड़ेगा। भैया पाप वाप मत लगवाइए, सवाल ले रहे हैं आपका। जीएसपीएल के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं एंट्री लेने का समय क्या रहेगा। जीएसपीएल अभी जो है जीएसपीएल पे अगर हम देखें तो भाव देखने को मिल रहा है 321 का। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट आज 0.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 1 महीने में 2.5% का नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 7% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सर चला नहीं है पूरे साल भर ये शेयर, क्या ऐसे शेयरों में पैसे लगाना सही रहेगा अभी, या फिर वेट करना चाहिए? देखिए आई डोंट थिंक सो मच कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ना कोई मोमेंटम है ना ही ठीक से चला है। सो मुझे लगता है कि स्टॉक और नीचे का जो जोन है पॉसिबल है यहाँ पे 290 के आसपास आना चाहिए। और मुझे लगता नहीं कि मैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि चार्ट में कोई मोमेंटम ज्यादा है नहीं है। ठीक है सर, अभी रहने दीजिए। पैसे बनाने के लिए लगा रहे हैं, कोई कौन सा मतलब इसके लिए थोड़ी लगा रहे हैं कि नहीं हमको इसमें निवेशित ही रहना है और लोगों को दिखाना है। चलिए खेमराज एजुकेशन, खेमराज सर एजुकेशन के नाम से आईडी बनी हुई है, नाम भी लिख दिया कीजिए अपना, थोड़ा सा मतलब जो है अच्छा लगता है आप लोगों का नाम लेकर के। एनएचपीसी लिया हुआ है सर इन्होंने 87 पर, लंबे समय बाद बात हो रही है, और ये जो है मतलब जैसा था वैसा ही है, कोई ख़ास इसमें फ़र्क पड़ा नहीं है। पिछले साल 1.5 साल में 2 4 5 रुपये 10 रुपये ऊपर जाता है, फिर ऐसा लगता है शायद रिकवरी आ जाएगी, फिर नीचे चला जाता है। क्या करें सर, 87 पे लिया हुआ है, 83-84 के आसपास का भाव है, तो 2 4 रुपये इनके नुकसान में ही है। आई थिंक उन्होंने रिसेंटली लिया होगा 87 के आसपास, अगर उन्होंने बाय किया होगा। और मैं सर लास्ट तो 4-5 महीने में कंटिन्यूअसली आप ही के शो में बता रहा हूँ, मैं चार्ट भी नहीं ओपन करूंगा। 92.50 92 के आसपास एक रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर जाता है तो मैं बाय करूंगा। अदरवाइज 78 80 के आसपास आता है तो एक बार मैं बाय करूंगा। तो बीच में तो लेने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बाकी अगर आपने बाय किया है तो बने रहिए 72 का एक स्टॉप लॉस के साथ। बाकी आई डोंट थिंक सो मच यहाँ पे ज्यादा कुछ मोमेंटम आने वाला है। और जितने भी काउंटर्स 100 के नीचे है, आपको बहुत सोच समझ के निवेश करना पड़ेगा, नहीं तो आपको बैठे रहना पड़ेगा बहुत टाइम। तो मुझे लगता है कि एनएचपीसी को लेके बहुत सारा हाइप है, बहुत सारा पब्लिक होल्डिंग है लोगों के पास। सो मैं तो अभी बाई नहीं करूंगा इस काउंटर पे। अगर थोड़ा बहुत नीचे आता है उसके इसमें सोच के देखूंगा। मतलब ऐसा जो है ना कि नहीं मुझे एनएचपीसी बाई करना है, उन लोगों के लिए है। 78 77 आता है तो भैया आप बाई कर लो। अभी भी नहीं, अभी भी टाइम नहीं आया है। बाकी अभी मेरा तो पसंदीदा स्टॉक्स नहीं है कि ऐसे स्टॉक्स में बाय करेंगे फंसे रहेंगे आप। ठीक है, ये सलाह आपके लिए है, जिनके पास है वो होल्ड ही कर सकते हैं, और कहने पे बेचना तो आप लोग बेचेंगे भी नहीं अभी। चलिए इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेते हैं राम मोहन सिंह
राजावत जी की। कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, आज तो मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं सर। इनका प्रश्न है JWL और MOIL पर। पहले MOIL डिस्कस कर लेते हैं। MOIL 412 पे लिया हुआ है आपने, और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 347 इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, लेकिन आपके भाव से ठीक ठाक दूरी यहाँ पर बनी हुई है। नज़रिया इन्होंने अपना मेंशन लॉन्ग टर्म व्यू है। अच्छा ठीक है, एवरेज कहाँ करें ये जानना चाह रहे हैं। तो सर एवरेजिंग के करंट लिए जोन से एवरेज करने का सलाह रहेगा, क्योंकि आज का डे लो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है आज एक पैनिक सिचुएशन हुआ था मार्केट पे। आज का पैनिक जोन के ऊपर मार्केट जिस तरीके से बाउंस बैक किया, मतलब वो आपने स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जी को इंडियन इन्वेस्टर लोगों ने ठेंगा दिखा दिया है। सो वही सर ये है कि आज का देखिए 336 के आसपास एक लो है, अभी 348 के आसपास है, डे हाई पे है। मुझे लगता है कि करंट जोन से आपको एक बार एवरेज कर लेना चाहिए। बाकी अच्छा स्टॉक है। और बाकी आपने बताया JWL JWL पे सर मैं आप अपना बताइए, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि JWL हो RVNL हो, इसको लेकर के प्रदीप जी से, रचित जी से हमने बहुत डिटेल में बातचीत की है। तो अभी के लिए तो हम डिस्कस कर ही ले रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पर जरा दिखा दीजिए। 2:30 बजे आपको जो है ना ये पूरी चर्चा आप देख सकते हैं, दोपहर 2:30 बजे आपसे, इस कार्यक्रम के ठीक समाप्ति के बाद, सवा घंटे बाद। तो इसमें जितने भी रेलवे डिफेंस को लेकर के क्या करना है क्या नहीं करना है, डिटेल में जो है हम लोगों ने बातचीत की है। तो इस कार्यक्रम को आप लोग अवश्य देखें, जिसमें RVNL, IRFC, टेक्स मैकोरेल, इरकॉन, कॉनकॉर, राइट्स, JWL, कोचिन शिपयार्ड, BEML, HAL, BEL, BDL, GRSC, आइडिया 4, इन सब तमाम चीज़ों पे बातचीत हुई है। तो 2:30 बजे अवश्य देखें कार्यक्रम, और अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर कैसा लगा प्रोग्राम आपको। चलिए JWL जी अब बता रहे हैं सर, तो कंप्लीट कर दीजिए जी सर। देखिए, मुझे लगता है कि 345 के आसपास चल रहा है। इस पे शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और कंसोलिडेशन बाकी है। एक बार वेट करके जाइए। 332, 332 के आसपास आना पॉसिबल है। उस जोन पे आप एवरेज कीजिए, अभी नहीं, थोड़ा वेट करके जाइए अभी। थोड़ा वेट करके जाइए, ये सलाह जो है रहेगी सर। एक हमारे दर्शक हैं संध्या रानी जी, और भी दर्शक हैं। इनका सवाल ये है सर, स्ट्राइड फार्मा और प्रदीप फॉस्फेट दोनों में से MTF में कौन सा बाय करना सही रहेगा, प्लीज़ बताइए। मार्जिन ट्रेडिंग को लेकर के थोड़ा सा मेरे मन में चिंताएं रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रदीप जी के ऊपर टॉस करता हूं। दीप सामंता जी कह रहे हैं कि प्रदीप फॉस्फेट में क्या करें। तो प्रदीप फॉस्फेट पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, और ये स्ट्राइड फार्मा और प्रदीप फॉस्फेट में से एक में चुनना चाह रही है। अभी तक पैसे लगाए नहीं है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? अभी तक पैसे आपने अगर लगाया नहीं है तो मुझे लगता है कि न्यू कोई फ्रेश, क्योंकि फिर से मार्केट एक बार डीप लगा के ऊपर आ रहा है, तो न्यू हीरो भी आने वाला है। तो उस हीरो के लिए आप एक बार वेट कीजिए, हम डेफिनेटली आगे शेयर करेंगे, बताएंगे। और स्टार में अभी मुझे लगता है कि अभी 891 के आसपास चल रहा है। जैसे कि सुबह हमने बताया कि जो एक नेगेटिव सेंटिमेंट बना था उसके चलते नीचे आ गया था। तो एक बार आप 870 के आसपास एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। और पारादीप में आज सुबह हमने कॉल दिया था, 217 के आसपास था, 214 चल रहा है, 213 214 के आसपास चल रहा है। सो बने रहिए, दोनों काउंटर ही अच्छा है। अब पारादीप में तो सर रिसेंटली अभी आज सुबह से चला नहीं है अभी, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम है, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम चाहिए इसमें, 5 से 10 दिन आप थोड़ा टाइम दीजिए। बने रहिए, अच्छे स्टॉक्स है। अगर आपका शॉर्ट टर्म भी मिनिमम व्यू है 2 से 3 महीना, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 260 270 पॉसिबल है, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। वेट करना पड़ेगा, पेशेंस चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है मिल गया होगा। राम मोहन सिंह राजवत कर रहे हैं, अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद, दिल खुश कर दिया आपने सर। आई एम बिग फैन ऑफ बोथ ऑफ यू सर। थैंक यू सर। राजा मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही लोगों की सेवा में है। बस ये कभी सवाल अगर छूट जाए तो नाराज़ मत हुआ कीजिए, बहुत सारे सवाल रहते हैं सर। कह रहे हैं अंकित रामपुरिया जी, कह रहे हैं रेस्पेक्टेड सर, कुछ PSU स्टॉक्स लोकसभा एग्जिट पोल वाले दिन लिए थे, क्या वो लेवल कभी आएंगे? आई कैन वेट। तो अभी तो सर आपने नाम नहीं लिया किसी शेयर का, लेकिन फिर भी अच्छा सर, ये जो उस समय जो हाई लगा था, उस समय जो एक माहौल बना था, तो क्या अब तो काफ़ी शेयर करेक्ट हो गए हैं और बैंक वैंक जैसे चले ही नहीं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इनके लिए? क्या चलेंगे, कब भाव आएगा, कितना दिन वेट करना चाहिए? मुझे लगता है कि सर ये अब जो कब चलेंगे ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन चलेंगे। अब मेरा व्यू ऐसा है कि वो यही एक सर स्टॉक मार्केट में ना लोगों का एक जो है। जी, कहाँ गायब हो गए सर? लगता है कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है, कोई बात नहीं। आ गए जी, ठीक है जी प्रदीप जी।
सर मैं वही बता रहा था कि लोगों का सर वही प्रॉब्लम है कि टॉप में खरीद लेते हैं लोग। मुझे लगता है कि आएंगे, इट विल टेक सम टाइम। मुझे लगता है कि एक बार आपको 7 से 8 महीना 10 महीना वेट करना पड़ सकता है, लेकिन जिस तरीके से रैली अभी चल रहा है बाजार में, और पीएसयू एंटर पीएसयू पैक आप देखेंगे, पीएसयू आप बैंकिंग में भी प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी। मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक चलने के लिए भी टाइम चाहिए। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ लोगों को, ये जो बैंकिंग सेक्टर है ना, इजीली चलेगा नहीं। ये जो हम आज कॉल दे रहे हैं कि पारादीप फॉस्फेट, कल हमने दिया था, जो भी है कुछ सेल्स कॉल, बाई कॉल, एक छोटा छोटा टारगेट है, ट्रेडिंग व्यू से है, 2 4 दिन 5 दिन में आ जाता है। लेकिन जो बैंकिंग काउंटर है एचडीएफसी, 5% चलने के लिए भी टाइम चाहिए, 10% चलने के लिए भी टाइम चाहिए, इट विल टेक सम टाइम। वैसे ही सर पीएसयू में भी सेम चीज है कि आप देख लीजिए, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, जो भी बैंक्स है ना, तभी चलेंगे जब इंटर थीम चलेगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएटली एक बैंक पे अचानक कुछ हो जाए वो चलेगा अकेला अकेला, ऐसा होता नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है। सो मेक श्योर ये आप समझ जाइए कि जैसे ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक चलेंगे उस टाइम पे चलेगा। अब मैंने जितना फॉलो किया, ऑब्जर्व किया है, अच्छा बुल मार्केट नहीं होता है, अच्छा अगर सेंटीमेंट नहीं होता है, जितने भी पैरामीटर्स हम बैंकिंग में देखते वो सही नहीं रहता है, तो बैंकिंग स्टॉक नहीं चलता है। आप चाहे कितने भी क्वेश्चन कर लो, आप हजारों एनालिस्ट से पूछ लो, यही फंडामेंटल है सर, यही चीज है। आप देखिए, ऐसा नहीं हो जाएगा कि एनबीएफसी नीचे आ रहा है, मार्केट खराब है और अचानक से पीएसयू भागने लगेगा, ऐसा नहीं है। एक जो है पूरा भाई भाई है अपना, निफ्टी बैंक निफ्टी साथ साथ चलेंगे। आप यही क्वेश्चन जब निफ्टी 28,000 29,000 होंगे नेक्स्ट 1 1.5 साल में मैक्सिमम, आप उसी टाइम पे देखेंगे जितने पीएसयू को लेके आज हम बात करें, यही कैनरा बैंक आपको 180 पे दिखेगा, यही इंडियन बैंक आपको 750 800 पे दिखेंगे। सो इसीलिए आपको पेशेंस चाहिए, वो पेशेंस के लिए आपको 1 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। आप उस बीच में अगर आप पैनिक कर जाओगे ना, तो अल्टीमेटली पैसा बना नहीं पाओगे। अब दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, वही लोग पैसा कमाते हैं जिनके पास पेशेंस है, नॉलेज है, वही लोग, उन लोगों के लिए मार्केट है। बाकी अगर आपके पास उतना ज्यादा पेशेंस नहीं है, तो फिर आप ऐसे ब्लू चिप स्टॉक्स में मत ही इन्वेस्ट करो। यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दैट कि आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो पीएसयू में, आपके पास मिनिमम 2 साल का तक व्यू होना चाहिए, क्योंकि ये इमीडिएटली चलता नहीं है ऐसे स्टॉक्स। बिल्कुल सही बात कही आपने, और इस बात को आप लोग गांठ बांध करके रख लीजिए। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न हमें शिव भक्त सुमित जी ने भेजा है, और सुबह भी भेजा था, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल इनके हैं। कह रहे हैं जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल आपको भी सर। कह रहे हैं कि आपकी बुलंद आवाज़ में मेरा नाम और अच्छा, आपकी बुलंद आवाज़ में मेरा नाम और मेरा सवाल सुनने के लिए तरस गया हूँ 2 दिन से, अभी ले लेता हूँ सर। कह रहे हैं 33 रुपये पे सिंधु ट्रेड लिया हुआ है। अब ये सर मतलब थोड़ा सा ना कोशिश ये करते हैं ऐसे शेयर लें जिसपे कि ज़्यादा लोगों के उत्तर एक बार में मिल जाएं। सिंधु ट्रेड वगैरह में थोड़े कम लोग रहते हैं। 33 पे आपने लिया है, 27 पे आ गया है, 6 रुपये का नुकसान आपको हो रहा है बीते 1 महीने में। हालांकि 5-6% चला है और रैली अच्छी रही है इसमें। सर क्या करें, इन्होंने थोड़ा ऊपर जा कर के ले लिया बिल्कुल पीक पे, क्या करना चाहिए अभी इनको? 33 पे लिया है, 33। देखिए मुझे लगता है कि एक बार वेट करना चाहिए ऐसे स्टॉक्स में, तो सर बहुत मुश्किल हो जाता है। इस बीच एक ब्रेकआउट आया है, पहले मैं नाम बता देता हूँ, कंपनी का बिल्कुल नाम सर। है जुआरी। जुआरी करेंट जोन से बाय करना है, 322 के आसपास चल रहा है, 322 323 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर ये स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है, थोड़ा बहुत अभी चला है, लेकिन पहला टारगेट होगा 328 एंड सेकंड टारगेट होगा 335। 328 और 335 मुझे लगता है कि करेंट जोन से आना चाहिए। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 315 तक, टारगेट आ चुका है अभी, टारगेट आ भी 330 गया? आ चुका है। ओह, जरा एक बार जरा चार्ट लेकर के आइए इसका। गुल फाइनेंस का 4.25% ऊपर। ओह, एक ही टिक में चार्ट पर हुआ 328। नहीं अभी कहाँ आया सर? 328 बताया ना पहले? 325 आ गया, 330 लगा के बोलते बोलते तो ओह। अभी देखिए, आई थिंक ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। सो जिनके पास नहीं है तो फिर एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं ही थोड़ा अभी इस बीच, तो वही है ना, मैं बात कर रहा था, मैं सोचा था कि पहले बात खत्म कर लेता हूँ, लेकिन जो वॉल्यूम मैं देखा ना, वो देख के मुझे लगा कि बहुत लेट हो सकता है, तो इसीलिए। लेकिन चलिए छोड़ दीजिए अभी, ये पहला टारगेट तो हिट होके नीचे आ गया है, तो अभी आप इसको एक बार अवॉइड कीजिए। मैं सेकंड कोई स्टॉक के लिए एक बार वेट करके जाता हूँ, कोई भी आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ सर। चलिए चलिए, अभी रुक जाइए यहाँ पे, फिर अब रैली आ गई है तो फिर बाद में फंस जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये बात आपके लिए है। और इस बीच नैन्सी जी कह रही हैं कि
विपुल सर, आप सब सेक्टर कवर करते हो, किसी दिन मानसून वाले सेक्टर शेयर लाइक फूड सीमेंट सेक्टर पर भी करें शो। मैम कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ना तो शो चला और ना ही वो उस समय चले, वो थीम चली। कई बार ऐसा होता है कि अब जैसे पावर को लेकर के अभी तक नहीं चल पाया, उम्मीदें थी काफ़ी गर्मी से, बाकी जगहों पे फर्टिलाइज़र पैक काफ़ी लेट चले, तो वो थोड़ा सा एक कारण हो जाता है। लेकिन हाँ ठीक है, आपका अच्छा सजेशन है, एक बार फिर से 1-2 दिन के अंदर ही सुबह 10 बजे के शो में हम मानसून वाले शेयरों पे एक बार बातचीत करेंगे। जी कुछ कह रहे हैं सर आप? अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो है लेते हैं क्रिएटिव न्यू थॉट के नाम पर। कह रहे हैं कि टाटा मोटर्स को बाय बाय कर दें क्या? बाय बाय मतलब क्या खरीदना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे? सर टाटा मोटर्स पे हम लोगों ने सुबह भी बात की है, एक बार फिर से ज़रा आप देखिए क्या सलाह रहेगी लोगों के लिए, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जो गिरावट है, अब यहाँ पे भी रिकवरी आ गई। वाह, टाटा मोटर्स पे सर अभी क्या व्यू है आपका? देखिए मेरा व्यू सर यहाँ पे पॉजिटिव ही है। जिस तरीके से अभी अच्छा खासा एक वैल्यूएशन के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन करो ऊपर नहीं जाने वाला। अभी टाटा मोटर्स 43% पब्लिक होल्डिंग है, और आपको मैंने बता दिया जहां पे ज्यादा पब्लिक होल्डिंग रहता है स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है, इमीडिएट लेवल पे चलता नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये फंडामेंटल कंपनी है। ये आप बैंकिंग को लेके जितना क्वेश्चन कर लो, टाटा मोटर्स को लेके जितना आप सपने देख लो, 1-2 दिन में नहीं चलेगा, स्टॉक चलता नहीं है। फंडामेंटली यहाँ पे कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आना बाकी है। नेक्स्ट अगर 4-5 का क्वार्टर रिजल्ट आता है ठीक ठाक से, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 950,000 के ऊपर भी जाने वाला है। बने रहिए। अगर आप पूछते हो कि नहीं बाय करना चाहिए कि नहीं करेंट उनसे, द आंसर इज यस। मुझे लगता है कि ये वैल्यूएशन बहुत ही सस्टेनेबल है, और आपको 610 615 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके करेंट जोन से आप बाय करके जा सकते हो। और मैंने बहुत बार बताया 740 730 पे, उस टाइम पे तो नहीं बाय करना है। अभी आप देखिए, अभी मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक वैल्यूएशन के साथ है, आप चाहो तो करेंट जोन से बाय करके जा सकते हो। ठीक, बाय बाय करने की आवश्यकता नहीं है अभी सर। इस बीच आज काफ़ी क्वेरीज आई हैं सर आईओसी को लेकर के और बीपीसीएल को लेकर के। रूपम नाथ जी के सवाल के साथ बात कर लेते हैं। कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून प्रदीप जी एंड विपुल सर, और आईओसीएल के बारे में कुछ बोलिए सर प्लीज़ बताएं, बहुत दिन से फंसा हुआ हूँ। इन्होंने 148.70 में लिया हुआ है, 2024 से फंसे हुए हैं। अरे बाप। अभी आईओसी और बीपीसीएल को लेकर के क्या व्यू है सर आपका? इनका आईओसी पे सवाल है, कुछ एक और दर्शक थे जो बीपीसीएल पे सवाल कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। रैली तो अच्छी आई है, लेकिन ये है कि इन्होंने काफ़ी पहले लिया हुआ था, 148-49 की खरीद है इनकी। क्या सलाह रहेगी सर ओएमसीज को लेके आपकी? देखिए अभी ऐसा ही सेम व्यू है, इमीडिएट लेवल पे चलेगा नहीं, लेकिन दोनों काउंटर पे मेरा पॉजिटिव राय है। फंडामेंटली अच्छा है, और मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी एक थीमेटिक है जो थीम के साथ चलता है। अभी नहीं चलेंगे, आप एक बार वेट करके जाइए। 135 का स्टॉप लॉस आईओसी में होगा, और बीपीसीएल में मुझे लगता है कि एक बार आप 312 के आसपास स्टॉप लॉस होना चाहिए, वेट कीजिए। आईओसी के लिए पहला टारगेट होगा 156 के आसपास, 156 के बाद 164.50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। 165 के ऊपर जाने में 185 आपको आते हुए दिखेंगे। दोनों ही बहुत लिक्विडेट कंपनी है, एफएनओ में लिस्टेड है। सो ये बहुत ही रॉन्ग कंसेप्शन है आपका, अगर आप सोच रहे हो कि ये 2 हफ्ते में चल जाएंगे। नहीं होगा ऐसा, वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। फंडामेंटल अच्छा है, मुझे लगता है कि सर मैं पॉजिटिव हूं, और मैं करंट जोन से भी बाय करना पसंद करूंगा। अगर आप ऐसे ओएमसी स्टॉक्स में आपका पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो तो डेफिनेटली यू कैन डू। बढ़िया है। 185 190 कमिंग सून, 6 से 8 महीने का व्यू रखना पड़ेगा। और बीपीसीएल में भी सर मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी 329 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 385 एंड 400 के आसपास कमिंग सून है स्टॉक्स में, एक बार वेट करने का सलाह रहेगा इसमें। काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि एनएसडीएल के आईपीओ में क्या करें। अभी हम लोग इस पर बातचीत करेंगे हर्ष जब आएंगे आईपीओ वाले सेगमेंट में। लेकिन अगर आप प्रदीप जी की और रचित जी की राय एक साथ देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। बहुत सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे हमने बातचीत की है, और ये शो सेगमेंट जो है 11:30 बजे अपलोड हो गया है, तो जब भी आपको समय मिले आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे जो आपके पसंदीदा शेयर हैं उन पे जो है डिटेल में हमने बातचीत की है कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, जियो फाइनेंस हो, एनएसडीएल हो, सीडीएसएल हो, ग्रीव्स कॉटन हो, सेल, बीएससी, टाटा स्टील,
कोल इंडिया, वारी एनर्जी, जेपी पावर, सब पे बातचीत हुई है। तो ये ऑलरेडी शो अपलोड हो चुका है, देख सकते हैं। तो आईपीओ पे अभी हम आईपीओ हो तो ऐसा पे बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर भी आप निगाहें डाल सकते हैं और कमेंट करते रहिएगा इस पर कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। चलिए नागराज जी का सवाल लेते हैं ईपैक ड्यूरेबल को लेकर के, और काफ़ी देर से पूछ रहे हैं। ईपैक ड्यूरेबल इन्होंने लिया है 490 पे। आज क्या शानदार मूव ईपैक पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपकी खरीद जो है बहुत ऊपर है सर। सर अभी ईपैक ड्यूरेबल पे क्या स्ट्रेटजी, क्या सजेशन रहेगा? इन्होंने ख़रीदा हुआ है 490 पे, अभी 390 के आसपास चल रहे हैं। आज 7.5% के आसपास की तेज़ी इस शेयर में देखने को मिल रही है, लेकिन 490 पे लिया हुआ है, क्या करें सर अब? से बेस बना है सर, मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। बहुत जल्दी स्टॉक आपको नेक्स्ट 2 से 3 हफ्ते में आपको 430 450 आते हुए दिखेंगे। तो जिनके पास है आप एक बार वेट करके जाइए। बेस बन चुका है, ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा इस काउंटर में। होल्ड करने की सलाह रहेगी यहाँ पर। और इस बीच जो है काफ़ी लोगों की टिप्पणी एक शेयर पे आ रही है, वो है सुमितोमो केमिकल। और कह रहे हैं कि कुछ लोग सर ख़रीदना चाह रहे हैं। अब 1-2 सवाल मुझसे मिस हो गए, लेकिन हमजा एंड यमुना ब्रॉडकास्ट जी कह रहे हैं कि मैंने कल लिया था, मैंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया 642 पे। कह रहे हैं कि क्या री इंटर कर सकते हैं करंट लेवल पे। और भी कुछ लोगों की टिप्पणी थी सुमितोमो केमिकल के बारे में। क्या टिप्पणी रहेगी सर आपकी? देखिए, इसमें हमने जब कॉल दिया था पहला टारगेट तो अचीव, और हमने हाँ, बता दिया था आपको आपको तो प्रॉफिट। मैंने मैसेज भी किया था आई थिंक हाँ कि हाँ इसमें एक बिल्कुल, वो बार। बता दिया था हमने सर कि ये बता तो रहे हैं इन्होंने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, लेकिन हाँ, समस्या ये है कि री इंटर करना चाह रहे हैं एक, और भी कोई लोग री खरीदना चाह रहे एंट्री हैं जी। आप करके जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपका स्टॉप लॉस भी थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। जिस तरीके से ब्रेकआउट है, इट विल टेक 2 to 3 वीक्स, 2 से 3 हफ्ता टाइम लग सकता है। मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक आपको 700 के ऊपर बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। आपको थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 610 के आसपास, एंड टारगेट रहेगा 700 के ऊपर। सो 2 से 3 हफ्ता टाइम फ्रेम रहेगा, आप बाय करके जा सकते हो करेंट जून से। चलिए ठीक, ये बात जिन लोगों के भी सवाल थे वो उम्मीद करते हैं कि उत्तर मिल गया होगा। एक सवाल आया है सेजिलिटी इंडिया पर, कह रहे हैं राहुल कुमार जी कि सर ने प्रदीप सर ने बाय करने की कुछ समय पहले सलाह दी थी, अभी क्या करना चाहिए? तो अब तो आज तो काफ़ी शानदार, अब इसको खबरों के खेल में भी डिस्कस करना है, सब तो पहले ही आप लोग डिस्कस कर लेते हैं। 9.5% ऊपर। तो सर अगर जिनके पास है कहाँ पे एग्जिट करें, पहला सवाल। और क्या आज की इस रैली पे क्या अभी भी नई खरीदारी की कोई गुंजाइश है, और क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है? मुझे लगता है कि जब जिनके पास है अभी वेट करना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा था। और आई थिंक खबरों का खेल में आज से 4 से 5 हफ्ता पहले, मतलब इवेंट से पहले एक बार आप लोगों ने डिस्कशन भी किया था। उस दिन बहुत ऊपर गया था, बाद में थोड़ा फिर से नीचे आ गया था। फिर से आज देखिए एक मोमेंटम जो है बिल्ड हो रहा है यहाँ पे। तो एक 200 जो मूविंग एवरेज प्राइस है, इसका स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करना है 42 के आसपास। तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, नंबर 1, नंबर 2 42 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए इसमें। फ्रेश भाई आज नहीं करेंगे, आज करेंगे तो थोड़ा आप क्या है ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 48 के आसपास है, तो 48 के अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है तो स्टॉक आपको फिर से ऑल टाइम हाई एक बार आते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो इसीलिए थोड़ा अगर लेना भी है आपको तो कम क्वांटिटी लेके जाइए, लेकिन मेरे तरफ से इमीडिएट लेवल पे बाय करने का कुछ भी सलाह नहीं रहेगा इस काउंटर पे। बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन जिन लोगों के पास है उनको होल्ड करना है सर, कि निकल हाँ, जाए? जिनके पास है वो होल्ड करके जाइए। मुझे लगता है कि ये रैली जो है कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। ठीक 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 ठीक, तो अभी नहीं अब खरीदारी देखिए की। यहाँ पे ना एक लॉजिक है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि सर आप बाय कॉल नहीं दे रहे हो और आप बोल रहे हो होल्ड करके जाओ। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी ये फ्रेश बाय इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी 47 हाई 46.60 के आसपास ऑलरेडी हाई लगा के 46.10% चल चुका है। अब ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स पे मैं बाय कॉल नहीं देता हूं, क्योंकि पहले भी 1-2 बार धोखा दे चुका है। लेकिन जिनके पास है, मान लीजिए किसी का 44 में है, 45 में है, किसी का 50 के आसपास है, तो उनको सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मोमेंटम है टेक्निकल के आधार पे ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने वाला है एज पर द चार्ट। लेकिन मान लीजिए आपका पैसा अभी है कैश में और आपने मुझे सुन के इन्वेस्ट कर दिया, तो ये आपके लिए थ्रेट हो सकता है, आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए जिनके पास है वो बने रहिए, अदरवाइज बाय कॉल फ्रेश इसमें नहीं होगा। तो ये इंटरप्रिटेशन लोगों को सर ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। एक दिन मैं देखा था
कि अरे सर आप पॉजिटिव नहीं हो और आप बोल रहे हो वेट करो, ये क्या है। सो एक एक बात का ना साइकोलॉजिकल कुछ ना कुछ इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि वो टाइम का थोड़ा कमी हो इसलिए हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता है टेक्निकल फंडामेंटल साइकोलॉजी के आधार पे। ऐसे ही कोई बात नहीं कही जाती है, हर बात के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। जी हाँ, ये बात है यहाँ पर। और चलते हैं आगे। और इस बीच इरिडा पे बात करने के लिए काफ़ी लोग सवाल कर रहे हैं, तो इरिडा ज़रा स्क्रीन पर लेके आते हैं। इस पे ये कैसा शेयर है, फंस गए हैं लोग। अब क्या करें सर, 150 के आसपास चलने को राजी बिल्कुल नहीं है, और काफ़ी सारे सवाल भी रहते हैं। लोअर लेवल पे भी हैं, हायर लेवल पे भी हैं। 200 के आसपास काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी, कब तक चलेगा? लास्ट 3 हफ्ते से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, 170 के आसपास था, 150 145 कमिंग सून। फिर से नेक्स्ट वीक बताया 150 145 कमिंग सून। लास्ट वीक भी बताया था 150 145 कमिंग सून। आज भी बता रहा हूँ 150 आ चुका है, बेस के आसपास है। आप चाहो तो करेंट जोन से एक बार एवरेज करके आप जा सकते हो, अच्छा खासा क्योंकि लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था ना ऑलमोस्ट 142 के आसपास था। क्योंकि मार्केट खराब है, मार्केट नीचे आया है, इंटर द थीम वो चला नहीं है, तो इसी के चलते मुझे लगता है कि एक बार करेंट जोन से आप एवरेज करके जा सकते हो। अच्छा खासा वैल्यूएशन अभी है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का जो क्वेरी है वो फंस चुके हैं हायर टाइम फ्रेम में। सो बने रहिए, इट विल टेक 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स टाइम देना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आपने ऊपर एंट्री लिया है और स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है और आपने एग्जिट नहीं किया है, इसीलिए आपको सीखना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस आपको कैसे मेंटेन करना चाहिए। अगर आपने इवेंट पे, जो बोनस के इवेंट हुआ था ना दिल्ली में 19 तारीख को, उस इवेंट पे भी अगर आपने आया होता तो आपको वहाँ पे मैं स्टॉप लॉस कैसे एग्जिट करना है, मैं एक दो इंडिकेटर वहाँ पे डिस्कशन किया था, तो फिर आपको समझ में आ गया। आई थिंक जिन्होंने भी उस इवेंट अटेंड किया उनको समझ में अभी आ गया होगा कि क्यों मैंने बताया था। और मुझे लगता है कि सर 145 140 के आसपास, 140 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटता है तो और नीचे जाने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो मच कि 21,800 22,000 के आसपास जब निफ्टी था उस टाइम का एक बेस बन चुका था उस टाइम पे। तो मुझे लगता है कि इस बार भी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सेम टाइम फ्रेम से एक बार जो है बाउंस करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकता है। ठीक, ये बात इरिडा पर है। लाइफ स्टूडियो जो कह रहे हैं विपुल सर आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऐसी दुआ है। थैंक यू लाइफ स्टूडियो जी। कह रहे हैं निस्वार्थ भाव से आप इतनी मदद कर रहे हैं, वह काफ़ी है काफ़ी है मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोनू है, मोनू रजक, गुना मध्य प्रदेश से। थैंक यू मोनू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सुबह सवाल नहीं ले पाए उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन कई बार अगर मिस भी हो जाए तो नाराज़ मत हुआ कीजिए आप लोग। चलिए इस बीच एक सवाल और ले लेते हैं। SJVN को लेकर के हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा हुआ है। SJVN पे 95 के आसपास चल रहा है सर, पावर ही टूटा हुआ है तो क्या ही बोला जाए। 3.5% नीचे 94 95 के आसपास चलता हुआ, कुछ गुंजाइश है सर भविष्य में, या और कितना नीचे जाएगा अभी ये? सर देखिए ऑलमोस्ट 80 टू 80 के आसपास एक सपोर्ट है, 100 के ऊपर रैली आने वाला है। 100 के नीचे जब तक है स्टॉक साइकोलॉजिकली जो है टूटा हुआ है। सो मुझे लगता है कि स्टोरी अलग होता है, प्राइस एक्शन अलग होता है। 100 के ऊपर स्टॉक रैली यहाँ पे होगा, अभी नहीं। सो एक बार जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा है, इसीलिए क्वांटिटी जो पोजीशन साइजिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। 81 82 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके बने रहिए आप। करंट जोन से बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, करंट जोन से अवॉइड ही कीजिए अगर आप फ्रेश कोई मोमेंटम देख रहे हो। 100 के ऊपर यहाँ पे जो है रैली आने वाला है, अभी नहीं। ठीक, रूपम जी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन नहीं लिए, सुबह से कर रहा हूँ क्वेश्चन। सर ले लिया सर, अब ले लेते हैं, सारे तो नहीं, लेकिन ये है कि अंबर इंटरप्राइज डिस्कस कर लेते हैं। कह रहे हैं कि टारगेट 8400, टारगेट क्यों आपने बताया सर? चलिए 84 का इन्होंने टारगेट सोचा हुआ है, अभी 8000 के आसपास चल रहा है। इनका लक्ष्य इन्होंने 84 रुपये पे 8400 8400 रखा हुआ है। दीपक बर्मन जी ने भी ख़रीदा हुआ है अंबर इंटरप्राइजेज, इन्होंने 8039 पर लिया हुआ है। अभी क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट, ये जानना चाह रहे हैं। तो रूपम जी और दीपक जी ने 8039 पे लिया हुआ है, थोड़ा नुकसान ये में। जो अंबर एंटरप्राइज का कॉल है ना, ये बेसिकली शॉर्ट टर्म, मतलब 1 दिन 4 दिन में आपको नहीं दिखाई देगा। चार्ट बहुत शानदार है, एक डेली हायर हाई क्लोजिंग है, वीकली हायर हाई क्लोजिंग है, इनफैक्ट वीकली ब्रेकआउट भी है।
आज थोड़ा बहुत शांत है, स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया है, लेकिन घबराने जैसा कोई बात नहीं। 8,000 का एक स्टॉक में 100-200 रुपया तो अप साइड डाउन साइड इजीली पॉसिबल है। सो इसमें घबराने वाला कोई बात नहीं है। अब बने रहिए स्टॉक्स में। जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट आया हुआ है, मुझे लगता है कि ये कैरी फॉरवर्ड होगा। और मेरा टारगेट यहाँ पे थोड़ा लंबा है, 8,500 8,800 आने वाला है। 15 to 20 डेज तो मिनिमम ट्रेडिंग टाइम होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट एक महीना आपको वेट तो करना पड़ेगा। आप एक महीने में हो सकता है कि 2 बार आपको थोड़ा बहुत 2-5% ऊपर दिखे, 2-5% नीचे दिखे, तो इसके लिए आप रोएंगे तो कैसा होगा। सो इसीलिए आपको जो है थोड़ा इंटरप्रिटेशन समझना पड़ेगा। इक्विटी मार्केट है, वॉलेटाइल रहता है, लेकिन जिस तरीके का ब्रेकआउट है, जिस तरीके का पैटर्न है, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ इस काउंटर में सर। इस काउंटर के लिए पॉजिटिव है रूपम जी। उम्मीद करते हैं आपको जो है संतुष्ट होंगे उत्तर से। और इस बीच अगला प्रश्न जो है अदानी पावर को लेकर के विशाल राउत जी कह रहे हैं एंट्री लेवल क्या होना चाहिए। पावर पे भी काफ़ी सारे सवाल हैं आज। तो अदानी पावर में क्या फ्रेश एंट्री के लिए सलाह रहेगी? 585 के आसपास अभी चल रहा है, एंट्री करनी भी चाहिए कि नहीं सर? मुझे लगता है कि अदानी पावर सर आप करेंट उनसे एंट्री कर जाइए, ऐसा कोई सच बिग प्रॉब्लम नहीं है। 496 450 के आस 495 के आसपास एक सपोर्ट है। वो सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक नहीं हुआ। और वहां से हमने बाई कॉल भी दिया था हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये स्टॉक्स ऑलरेडी हमारे जो प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो है और जो हमारे प्रीमियम कस्टमर्स क्लाइंट हैं उनके पास भी, उनके होल्डिंग पे है। मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव एनी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो बेसिकली अभी 585 के आसपास चल रहा है। प्लान बनाइए, पार्ट पार्ट में प्लान बनाइए। प्लान ए में इन्वेस्ट कीजिए 50%, प्लान बी में इन्वेस्ट कीजिए 50%। सो इफ यू हैव 50,000, आप अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आप 50,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो आप 50% अभी इन्वेस्ट कीजिए। 50% बाई चांस कभी भी अगर आपको एक डीप मिलता है 550 के आसपास, उस डीप में आप निवेश कीजिए। पावर्स में मैं बिलीव रखता हूं, पावर सेक्टर कमिंग डेज में मोमेंटम होने वाला है। और जिस तरीके से इंडियन मार्केट अभी चल रहा है और जिस तरीके से अदानी ग्रुप हर बार बाउंस बैक किया है, हर एक प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, मुझे लगता है नो डाउट आपके पास तो अदानी पावर जैसे स्टॉक्स होना चाहिए। स्टॉक्स का टारगेट मैं 750 से 800 के आसपास दिखाई दे रहा है मुझे नेक्स्ट 15 से 20 मंथ के अंदर। और देखिए सर, बात करते करते निफ्टी डे हाई के आसपास आ चुका है, 24,956 के आसपास हाई लगा दिया है। सो जिस तरीके से आज का ये पूरा रैली है ना, शानदार रैली है ये मुझे लगता है कि सर ये आज का क्लोजिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये 25,000 क्रॉस कर जाएगा क्या सर? लगता नहीं 25,000 क्रॉस कर जाएगा, बट आई होप अगर क्रॉस कर जाए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है, तो बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ही अच्छा होगा, देखते हैं, नज़रें रखे थे। 50-60 पॉइंट भाई, 956 का हाई लगा दिया, 40 पॉइंट और तो जोर लगाएगा, थोड़ा सा जोर लगाएगा सर वो आपका वो शुरुआत का वो मुझे याद है कि जिस तरीके से इंडियन इन्वेस्टर्स ने डोनाल्ड ट्रम्प जी को ठेंगा दिखाया, बहुत बढ़िया था वो।